Hello students, you are welcome. Today we have to study about fifth point, a changing countryside of second chapter. I think it would be better that if you also open your textbook along with me. So please open your history textbook, page number 38 and 39. Now let us start. Before it we studied about some kings who came who claimed themselves to be just like a god, and they claimed that they should be called देवपुत्र. इसके पहले बेटा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कुछ राजा ऐसे भी हुए चौथी शताब्दी के बाद जो अपने आप को देवपुत्र कहने के लिए कहते थे और उनका मानना था कि उनका स्थान जो है भगवान के समान है. बट दे नेवर थॉट अबाउट दिस थिंग दैट व्हाट देयर सब्जेक्ट वुड बी थिंकिंग अबाउट देम. उनकी प्रजा उनके बारे में क्या सोचती होगी. दे डिड नॉट केयर. उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की थी. तो वो अपने आप को जो देवपुत्र कहते थे. और ऐसे कुछ जो चाइनीज़ राजा भी कहते थे, जैसा कि जो है श्रींस में उनके स्टेचूज पाई गई हैं. देवताओं के समान उन्होंने अपने आप को जो रिप्लेस किया था स्टेचू में. तो अब हम चलते हैं आज कि ए चेंजिंग कंट्रीसाइड आफ्टर 6th century BC. We have to study about a changing countryside after 6th century BC. Countryside means बेटा रूरल एरियाज, ठीक ना. व्हाट वेयर द चेंजेस इन द रूरल एरियाज. ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे परिवर्तन हुए आफ्टर 6th century BC. We have to study about it. And our fifth point is popular perceptions of kings. पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स. इसका मतलब है बेटा कि जनता में राजा की छवि, यानी व्हाट वाज द इमेज, व्हाट वाज द प्रेस्टीज ऑफ द किंग एमंग द सब्जेक्ट्स. राजा की उसके प्रजा के बीच में कैसी फिगर थी, इसके बारे में हमें पढ़ना है. बेटा ऑर्डिनरी पीपुल डिड नॉट left any type of account or any type of inscriptions. Ordinary people did not left any type of accounts or inscriptions through which uh, we came to know that what was the figure of the king among his subjects. ठीक ना. यानी कि ऑर्डिनरी पीपुल ने ऐसा कुछ भी छोड़ा नहीं था, ऐसा कोई अकाउंट, कोई इंस्क्रिप्शन ऐसी नहीं मिली जिससे कि राजा की छवि के बारे में पता चले. समझे बेटा. और इसके अलावा ऑब्वियसली इंस्क्रिप्शंस डू नॉट प्रोवाइड ऑल द आंसर ऑफ इट. और जो हमको इंस्क्रिप्शंस मिली भी हैं वो पूर्ण रूप से इस राजा की छवि के बारे में बता नहीं पाती हैं. तब कैसे पता चला. Even our historians tried to solve this problem by the study of anthologies. इसके बावजूद भी हमारे इतिहासकारों ने जो इस समस्या का निदान पाने का प्रयास किया है, किसका, कि जनता में राजा की छवि कैसी थी, इस बात को जानने का उन्होंने प्रयास किया है. कैसे. आफ्टर स्टडी द एंथोलॉजीज. What were the anthologies? हमने लिखा बेटा यहाँ पे, anthologies was the collection of published materials. सुना. What was the anthologies? Anthologies was the collection of published materials. यानी जो लिखे हुए दस्तावेज थे उनका कलेक्शन, यानी स्टोरीज के रूप में जो मिलती है उसे हम एंथोलॉजीज कहते हैं. ठीक ना. और these were mainly two types. Those were called जातकास एंड पंचतंत्रास. और इन एंथोलॉजीज के दो रूप मिलते हैं, जातकास और पंचतंत्रास. समझे बेटा. जातकास वेयर रिटेन बिटवीन मिडिल फर्स्ट मिलेनियम. यानी कि बेटा
फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी टू 1000 सेंचुरी, इन्हीं के बीच में जो है जातकास लिखी गई थी। और वन ऑफ देम इज कॉल्ड गंधतिंदु जातक। Among those jatakas, there is a famous jatak that is called Gandh Gandhatindu Jatakas. What is it? The, there is a story about a king. Hmm. There is a story about a king, and that king was some cruel natured, and once he thought to find out that what is his prestige, what is his image among his subject. ठीक है बेटा, यानी एक निर्दयी राजा था जो ये सोच रहा था कि जरा मैं ये भी तो पता करूं कि मेरी प्रजा के बीच में मेरी छवि कैसी है। सुनो बेटा, इस बात को जानने के लिए जो है उसने क्या किया, वंस दैट किंग वेंट इन डिस्गाइज, यानी क्या हुआ, एक बार जो है वो राजा क्या किया, ही वेंट टू to his to their sorry he went in his subjects, his people, in disguise। सुना, भेष बदल करके लोगों के बीच में गया, किस लिए, टू फाइंड आउट व्हाट हिज सब्जेक्ट थॉट अबाउट हिम, कि उसकी प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है। सुने बेटा, यानी वो राजा जो है, निर्दयी राजा, अपनी प्रजा के बीच में गया भेष बदल करके कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, चल करके पता करूं। बट बेटा, ही वॉज शॉक्ड, he was shocked when he met two cultivators, herders, village boys, and even animals with the women, with the men। जब इन लोगों से वो मिला, और what they replied, hearing that he was shocked, जो उन्होंने जवाब दिया उसे सुन करके वो राजा जो है वो स्तब्ध रह गया। क्या उसे हुआ, they told him that all of them used to flight टू द फॉरेस्ट एरियाज, वो सारे के सारे लोग जो है जंगल की तरफ भाग जाते हैं। वाई, ड्यूरिंग द डे दे अफ्रेड ऑफ दोज पीपुल हु वेयर द पीपुल ऑफ द किंग्स हु डिमांडेड द हाई टैक्सेस फ्रॉम देम। दिन में तो वो लोग आते थे जो कि राजा के होते थे और बहुत ज़्यादा जो है करों की मांग करते थे। एंड इन द नाइट दे वेयर सफरिंग फ्रॉम द रॉबर्स, और रात के समय उन्हें जो डाकुओं से मुश्किल उठानी पड़ती थी, यानी रात को डाकू लूटे और दिन में जो है वो राजा के लोग आए, उनके ऑफिसर्स आए टैक्स मांगने के लिए। दीज वर द रीजन्स दे हैड टू फ्लाई टू द फॉरेस्ट एरियाज। समझे बेटा, दैट वॉज द ओनली सिंगल वे टू एस्केप देमसेल्व्स, यही जो है उनके पास एकमात्र रास्ता बचा था कि वो खुद को बचा सकें। मतलब दे आल्सो सेड सम रॉन्ग थिंग्स अबाउट देयर किंग, उन्होंने राजा के बारे में कुछ भली बुरी बातें भी कहीं, सच एज आवर किंग इज सो क्रूएल दैट ही डिड नॉट केयर अबाउट अस, हमारा राजा इतना निर्दयी कि हम लोगों की कोई भी जो है परवाह नहीं करता, इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो ये सब बातें सुन करके जो है राजा को पता चला, ही केम टू नो दैट व्हाट वाज हिज फिगर अमंग हिज पीपुल, उसको पता चला कि उसकी छवि लोगों के बीच में क्या है। तो बेटा, इन गंधतिंदु जातक there is explanation about the relationship of the subjects with their kings, उसके बारे में जो इसमें बताया गया है। ठीक बेटा, तो हमारा ये पॉइंट है ए चेंजिंग कंट्री साइड। ठीक है बेटा, ए चेंजिंग कंट्री साइड यानी व्हाट वेयर द चेंजेस इन द रूरल एरियाज। तो चलिए चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है strategies for increasing production। strategies for increasing production यानी बेटा वो सब्जेक्ट, वो जो पीपल जो थे, जो दे यूज्ड टू रन अवे इन द फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द रॉबर्स एंड फ्रॉम द टैक्स कलेक्टर्स, थे ना, जो कर इकट्ठा करते थे उनसे बचने के लिए, और जो डाकू आते थे रात को उनसे बचने के लिए, जो लोग जंगल में भाग जाते थे,
उन लोगों ने कुछ सोचा कि क्यों ना हम जो है कृषि उपज को बढ़ाएं. दे थॉट अबाउट द इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्शन, ठीक ना. एंड बिसाइड इट देयर वेयर also provided some facilities towards their kings, towards their states. उनको कुछ फैसिलिटीज़ भी दी गई, उन्होंने भी प्रयास किया. तो अब हमें पढ़ना है स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, ठीक ना. यानी कि जो है उपज बढ़ाने की जो है कौन कौन से तरीके अपनाए गए उसको हमें पढ़ना है. तो चलिए चलते बेटा. शिफ्ट टू प्लाउ एग्रीकल्चर फ्रॉम 6th century BC, ठीक ना. One such, one such strategy was the shift to plowing agriculture. प्लाउ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि जो होती थी उसको जो है प्लाउ एग्रीकल्चर, हल के माध्यम से जो कृषि की जाने लगी. समझना बेटा. और ये प्लाउ एग्रीकल्चर क्या था? इन द गंगा एंड कावेरी एरियाज वेयर द सॉइल वॉज सम टाइप ऑफ एलिवियल, जहाँ की मिट्टी जो कछारी होती थी ना, तो plow that soil, people began to use the plows. उन कछारी मिट्टियों की जुताई करने के लिए लोग हल का उपयोग करने लगे. एंड डेट वॉज मेड ऑफ आयरन, और वो हल जो है लोहे का बना हुआ होता था. जस्ट लाइक द प्लाउज ऑफ मॉडर्न एज, जो आजकल के हल है ना, उसी टाइप की जो है उन लोगों ने हल बनाए. और गंगा और कावेरी नदी की जो कछारी मिट्टी वाली एरियाज थी उसमें उन्होंने जो है जुताई का काम शुरू किया, ठीक ना. और दे नोटिस दैट देयर प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर वॉज इंक्रीज्ड. उन्होंने देखा कि जो उनका जो उत्पादन था वो बढ़ा था. बिसाइड इट दे आल्सो टाइड ए न्यू टेक्निक दैट वॉज ट्रांसप्लांटेशन. ट्रांसप्लांटेशन उन्होंने एक नई तकनीक निकाली, वो थी ट्रांसप्लांटेशन. मतलब द सेपलिंग्स वेयर वंस अगेन जो है प्लांटेड इन द सॉइल, यानी जो पौधे थे बेटा उसको जो दोबारा जमीन में जो है लगाया जाता था. जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अबाउट द एग्रीकल्चर ऑफ अबाउट द फार्मिंग ऑफ पैडी. धान के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं बेटा. ऑल ऑफ यू आर बिलोंगिंग टू द रूरल एरियाज. धान की रोपाई कैसे की जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल द seeds of paddy are sowed in the soil, and after some time, यानी कि after near about 25 days or after a month, they once more planted another place, another field, which is full of the water. यानी उस धान के पौधे को उखाड़ करके जो दूसरे खेत में लगाया जाता है जो कि पानी से लबालब भरा होता है. ये बात आप लोग सभी लोग जानते हैं. तो बेटा ये टेक्निक उस समय अपनाई गई. कब? इन द 6th century, ठीक है बेटा. तो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चर, दे फर्स्ट ब्रॉडकास्ट देयर सीड्स. वो पहले जो है क्या करते थे, बीजों को जो है छींटते थे खेतों में. और व्हेन द ग्रोज अप, जब वो उग जाते थे, ग्रो अप जब उग जाते तो क्या कहते थे? दे पुट आउट द सैपलिंग्स को निकालते थे एंड ट्रांसप्लांट दोज इन अनदर फील्ड विच वाज फुल ऑफ वाटर, ठीक ना. उस पौधे को निकाल करके जब पानी से लबालब भरे खेतों में जो है फिर से ट्रांसप्लांट कर देते थे, ठीक ना. इससे क्या हुआ? दिस सर्वाइव मच प्रोडक्शन. ये जो सैपलिंग्स जो थी, जो पौधे थे, जो पहले जितना उत्पादन देते थे उसके रेशियो में, उसके कंपेरिजन में दे सर्वाइव मच प्रोडक्शन. उन्होंने जो बहुत ज़्यादा उत्पादन दिया, समझा, सर्वाइव मच प्रोडक्शन. तो ये धान की खेती रोपाई के तरीके से की गई और इससे उन्होंने देखा कि उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया. एंड अनदर स्ट्रेटजी वॉज इरिगेशन. From the Simpsons, we came to know that at that time, for irrigation, some resources were used as well as wells, tanks, and in some areas, canals were also made.
ठीक ना। दीज आर फाइंड आउट फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस। जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिली हैं उसके द्वारा हमें ये पता चला है कि उस समय सिंचाई के लिए जो है कुओं का प्रयोग होता था, टैंक्स का प्रयोग होता था, और कुछ एरियाज में जो है कैनल्स का भी उपयोग किया जाता था। समझ रहे? द कैनल्स वेयर मेड with the communities और towards the kings। जो नहरें थी उसको बेटा किसी ग्रुप ने बनाया था या राजाओं की तरफ से बनवाया गया था, है। एंड इवन द वेल्स एंड टैंक्स वर आल्सो वेट इंडिविजुअल एंड फ्रॉम द कम्युनिटीज़। इन सबको जो है लोग समुदाय के रूप में बनाते थे या लोग इंडिविजुअल ही बनाते थे, टैंक को और कुओं को, ठीक ना। लेकिन नहरों का निर्माण जो है लोग सामुदायिक रूप से करते थे, और वो राजाओं की तरफ से भी इनका निर्माण किया जाता था, एज इट इज़ फाइंड आउट फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, इसके बाद चलते बेटा हो एग्रीकल्चर। व्हाट इज इट? इवन द plough agriculture, even the plough agriculture was used in many areas, but it was not spread in all parts of the country। हालांकि बेटा ये हल जो है लोहे का हल जो यूज किया जाता था, लेकिन सारे क्षेत्रों में जो है ये नहीं पहुंच पाया था। कैसे? इवन टू द अप टू द 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी तक क्या देखने में आया, इन सम सेमी एरिड एरियाज, जो अशुष्क प्रदेश थे, जैसे कि ऑफ द पंजाब एंड ऑफ राजस्थान स्टेट। इन सम एरियाज just like Punjab and Rajasthan, which were semi-arid, there the use of plough agriculture was not used। वहाँ पे जो है अभी जुताई के लिए हल का प्रयोग नहीं किया जाता। What was the reason of that? Because the soil of those areas was so strict that for the cultivation they had to use hoe। ये लोहे का फावड़ा बेटा, सुना? उन्हें जो है लोहे के फावड़े का यूज करना पड़ता था। कहाँ पे? इन नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। कुछ क्षेत्रों में जो है जो सेमी एरिड थे, उसमें पंजाब और राजस्थान भी आ रहा है, कुछ एरियाज वहाँ पे 12वीं शताब्दी तक जो है ये प्लाऊ का यूज नहीं किया जाता था, और उन्हें जो है फावड़े का यूज करना पड़ता था। और यहाँ पे ये प्लाऊ एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, लेकिन कब? लगभग 20वीं शताब्दी में, इन द 20th सेंचुरी, तब जाके यहाँ पे हल द्वारा जुताई स्टार्ट हुई। ठीक है बेटा। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी, ठीक बेटा। यानी कि ग्रामीण समाज में जो विभिन्नताएं थी उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है ना। What were the differences in rural societies? How we came to know? हमें कैसे पता चला कि वहाँ पे ये were some differences? बेटा, we came to know that there were some differences in the rural society। विभिन्नताएं थी। And what was the base of that differentiation? उस भिन्नता का आधार क्या था? तो देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन अमंगस्ट पीपुल इन एग्रीकल्चर, कंट्रोल ओवर लैंड वाज इम्पोर्टेंट। सुना? द मेन बेस ऑफ डिफरेंशिएशन among the rural society was the control over land, यानी जमीन पर जो नियंत्रण था, ये सबसे बड़ा कारण था। उसके लिए कौन सी बातें मस्ट थी? 3 बातें महत्वपूर्ण थी। एक तो लैंड, जिनके पास लैंड है यानी बहुत ज़्यादा जमीन है, वो जो है अच्छे माने जाएंगे। जिनके पास लेबर है, श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है, और जिनके पास टेक्नोलॉजी है।
सुनो बेटा, those persons who had a number of land, a number of labors and high technologies, those were considered of high societies. ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन होती थी, अधिक संख्या में श्रमिक होते थे, और जिनके पास तकनीकी टेक्नोलॉजी यानी कि या इंस्ट्रूमेंट होते होंगे, फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें जिनके पास अवेलेबल थे, वो जो है हाई सोसाइटी के माने जाते थे. एज वी केम टू नो फ्रॉम बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, जो बुद्धिस्ट अभिलेख मिले हैं उसमें पाली टेक्स्ट में जो है गहपति का जो है उल्लेख किया गया है. व्हाट वाज गहपति बेटा? यू कैन सी अबाउट द गहपति ऑन पेज नंबर 39. हु वाज गहपति? हमने आपको यहाँ पर लिखा है दैट वाज आल्सो अर्बन एलाइट, यानी कि नगरी सम्रांत व्यक्ति को भी गहपति कहा जाता था. बट बिसाइड इट अदर पर्सन्स वेर आल्सो कॉल्ड गहपति. गहपति कौन थे? लेट अस सी. ए गहपति वाज द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ ए हाउस होल्ड. जो गहपति था वो घर का मुखिया होता था. घर में रहने वाले लोगों, हैं, बच्चों, नौकरों, दासों, सभी पर उसका नियंत्रण होता था, ठीक ना. ही exercised control over the women, children, slaves and workers who shared a common residence. So बेटा, who share a common residence, वो सभी वस्तुओं का मालिक होता था. He was also the owner of the resources, land, animals and other things that belonged to the household. घर से रिलेटेड जो भी चीजें होती थी उन सबका वो मालिक माना जाता था. Sometimes that term was used as a marker of status for men belonging to the urban elite, including wealthy merchants. और कभी कभी जो गहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? नगर में रहने वाले सम्रांत व्यक्तियों के लिए, और इवन फॉर द मर्चेंट्स, व्यापारियों के लिए भी जो है गहपति शब्द का प्रयोग किया जाता था. तो अबाउट द गहपति इज एक्सप्लेन्ड इन पाली टेक्स्ट, ठीक ना. नेक्स्ट बेटा, संगम टेक्स्ट. संगम टेक्स्ट which is the early Tamil literature. What is the Sangam text? Sangam text is the early Tamil literature. उस समय की जो है वो तमिल साहित्यिक भाषा थी, जिसे कि हम जो है वो संगम टेक्स्ट का नाम देते हैं, ठीक ना. In that Sangam text there is explained about विलालार. Who was विलालार बेटा? विलालार कौन था? यहाँ पे हमने विलालार लिखा ना. Who was विलालार? तो बेटा विलालार was considered as a large landowner. विलालार जो है बहुत धनी जमींदारों को कहा जाता था, ठीक ना. इसके अलावा बेटा है ये उझवार का उल्लेख है. Who were उझवार? Those persons who plowed their fields, यानी peasants, जो किसान होते थे ना, उनको जो उझार कहा गया है. संगम टेक्स्ट में जो है विलालार का प्रयोग है, उझार का प्रयोग है, और एडामी का प्रयोग है. तो ये लोग कौन थे बेटा? विलालार वेयर कंसिडर्ड वेरी लीस्ट लैंड ओनर्स. विलालार जो बहुत धनी जमींदारों को कहा जाता था. उझवार वेयर कॉमन पीजेंट्स, प्लाउमैन, यानी कृषक वर्ग के लोगों को जो है उझार कहा जाता था. वाइल एडमी वेयर दोज पर्सन हु वेयर कंसिडर्ड स्लेव्स, और जो दास होते थे उनको जो एडमी कहा जाता था. इनका उल्लेख जो है संगम टेक्स्ट में किया गया. तो फ्रॉम दिस पॉइंट्स we came to know that there were many differences in the rural society. ठीक है ना बेटा. इन सब बातों से पता चलता है कि उस समय समाज में बहुत ज़्यादा भिन्नता थी. क्यों? क्योंकि
उसमें जो है कुछ लोग जो है वो जमींदार थे, कुछ जो है सामान्य कृषक थे, और जबकि कुछ जो दास वर्ग के भी लोग थे, ठीक है ना। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाज नॉट इन कॉमन, लोगों के पास जमीन एक समान तो थी नहीं। तो दीज वेर द कॉजेज ऑफ डिफरेंशिएशन इन रूरल सोसाइटीज। ठीक है बेटा। नाउ लेट अस सी अग्रहारा। व्हाट इज अग्रहारा? it may be asked in your exam as a very short answer type of 1 marks. What is agrahara? Beta, agrahara, land granted to Brahman. It was a process in which the land was granted to the Brahman. यानी इस अग्रहारा के अंतर्गत जो है वो जमीन जो कि ब्राह्मणों को दी जाती थी उसे हम अग्रहारा कहते हैं। एंड दोज ब्राह्मण्स वेयर exempted लैंड रेवेन्यूज, यानी दे वेर एक्यूज ऑफ लैंड रेवेन्यूज, यानी उनको जो है बेटा जो क्या कहलाता है रेवेन्यू, यानी कि जो सरकारी पैसा जमा करना होता है उसमें छूट मिलती थी। यानी दे वेर फ्री टू डिपॉजिट द टैक्सेस, एनी टाइप ऑफ टैक्सेस। यानी उन्हें किसी प्रकार की लगान या टैक्स जमा नहीं करना था। दे वेर फ्री फ्रॉम इट, एंड विच लैंड दे गॉट दैट वॉज कॉल्ड अग्रहारा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिटीज। लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिटीज यानी कि भूमिदान। लैंड ग्रांट्स का मतलब बेटा भूमिदान। लैंड ग्रांट्स भूमिदान एंड न्यू रूरल एलिटीज, और नए एलिटीज का मतलब बेटा संभ्रांत, वो भी कौन से? रूरल एलिटीज यानी कि ग्रामीण संभ्रांत लोग। ठीक है ना बेटा। तो चलिए चलते हैं इसको, लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिटीज यानी भूमिदान और नए नए ग्रामीण संभ्रांत वर्ग के लोग। बेटा फ्रॉम द अर्ली इन द बिगिनिंग ऑफ कॉमन एरा, ठीक ना। देखिए लैंड ग्रांट वॉज कंटिन्यूड इन द बिगिनिंग ऑफ कॉमन एरा। फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा वी फाइंड दैट ग्रांट्स ऑफ लैंड वॉज बीइंग मेड, यानी कि जमीन का जो दान दिया जाने लगा था। एंड हु गेव हु वाज अथॉराइज्ड टू ग्रांट दिस लैंड्स, इन जमीनों को देने के लिए कौन उत्तराधिकारी था? दैट वॉज द किंग, वो राजा होता था। एंड टू होम ही यूज्ड टू प्रोवाइड दिस लैंड्स, वो ये जमीनें किनको दिया करता था? तो ऑफन ही यूज्ड टू प्रोवाइड दिस लैंड्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, धार्मिक प्रतिष्ठानों को देता था प्रायः। एंड टू ब्राह्मणास, ब्राह्मणों को देते थे वो लोग, और धार्मिक प्रतिष्ठानों को देते थे, ठीक ना। ऐसे लोगों को जो वो ज़्यादा जमीनें दिया करते थे। एज वी केम टू नो फ्रॉम सम इंस्क्रिप्शंस विच आर रिटन ऑन कॉपर प्लेट्स, जो कि कॉपर इंस्क्रिप्शन हमको मिली बेटा, उस पर इन बातों का जो प्रमाण लिखा है। एंड ऑल ऑफ देम वेयर रिटन इन संस्कृत, वो सब की सब संस्कृत में लिखी गई है। कहने का मतलब ये है कि when the land was granted to any Brahmanas, those copper inscription was also given to those Brahmanas as a certificate of that lands। जब उनको जमीन दान में दी जाती थी तो वो कॉपर का इंस्क्रिप्शन जो था वो भी जो है उन ब्राह्मणों को सर्टिफिकेट के रूप में दे दिया जाता था, दैट यू आर द लीगल ऑनर ऑफ दिस फील्ड, आप इस खेत के जो है वैधानिक मालिक हैं, वैध रूप से मालिक हैं। दोज इंस्क्रिप्शंस वेयर रिटन इन संस्कृत, वो सारी चीज़ें जो है संस्कृत में लिखी गई थी। बट फ्रॉम 7th century दोज वेयर बिगेन टू राइट इन एरियाज लैंग्वेज,
यानी कि उसकी क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी जाने लगी। पहले संस्कृत लिखी जाती थी, लेकिन 7वीं सेंचुरी के बाद जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी जाने लगी, जस्ट लाइक तमिल एंड तेलुगु। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हु वॉज अथराइज टू ग्रांट? हु वॉज अथराइज टू ग्रांट? तो हु वॉज या हु वेयर अथराइज टू ग्रांट? इन जमीनों को देने के लिए कौन लोग अथराइज थे? वॉज ओनली द किंग वॉज अथराइज टू ग्रांट द लैंड्स? क्या केवल राजा जो था वो जमीन को देने का उत्तराधिकारी था? तो बेटा, we came to know from the text that there was a queen whose name was Prabhavati. Prabhavati Gupta was the daughter of a famous king whose name was Chandragupta II. ठीक है बेटा, प्रभावती गुप्ता was the daughter of Chandragupta II. Chandragupta II was also a famous ruler who ruled from 375 to 47। यहाँ पे 415 होना चाहिए बेटा, सॉरी यहाँ पे 415 है बेटा, 415 होगा, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। फ्रॉम 375 टू 415 CE, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, अरे सॉरी चंद्रगुप्त सेकेंड, ये एक प्रसिद्ध राजा थे जिन्हों की 375 से 415 कॉमन इरा तक शासन किया था। ठीक ना। हिज डॉटर्स नेम वॉज प्रभावती गुप्ता एंड शी वॉज मैरिड टू ए वाक्तास फैमिली that was belonging to a royal family and those were of Deccan। यानी दक्षिण के पठार का एक जो राशि परिवार था जो वाक्टास कहलाता था, उस राशि परिवार में जो है प्रभावती की शादी हुई। समझ बेटा, यानी प्रभावती गुप्ता आफ्टर द मैरिज प्रभावती गुप्ता बिकेम ए क्वीन, वह एक रानी बन गई। समझ बेटा, एंड वी केम टू नो from the written text that Prabhavati Gupta provided the lands to some persons, to Brahmins, to institutions। यानी कि प्रभावती गुप्ता ने जमीन का दान दिया था, ऐसी बातें पता चली हैं जो लिखित दस्तावेज हैं। जबकि उस समय लोग ये मानते थे कि नहीं, जो महिलाएं हैं उनका जो कोई अधिकार जमीन पे नहीं होना चाहिए। समझ बेटा, क्योंकि आपकी किताब में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द संस्कृत लीगल टेक्स्ट वुमेन वे आर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज लैंड। आपकी बुक में लिखा है पेज नंबर 40 पे, जहाँ पे मैप 3 लिखा है उसके जस्ट बगल में देखिए लिखा है, मैप 3 के जस्ट बगल में जहाँ पे ब्रैकेट में मैप 3, उसकी अगली लाइन, अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट women were not supposed to have independent access to resources such as land। समझा बेटा, यानी महिलाओं को जो है कोई अधिकार नहीं था इन सब पे अधिकार करने का, जैसे कि जमीन का दान देना, इनको अधिकार नहीं था। However the inscription indicates, लेकिन जो इंस्क्रिप्शन मिली है हमको, जो दस्तावेज मिला है वो इंडिकेट कर रहा है दैट प्रभावती हैड एक्सेस टू लैंड, कि प्रभावती देवी ने जो है लैंड का वो दान किया था। इसका मतलब प्रोविजंस ऑफ लीगल टेस्ट वेयर नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि जो प्रोविजंस ऑफ लीगल टेस्ट जो कि कानूनी रूप से जो लिखित दस्तावेज थे संस्कृत में जो ब्राह्मणों ने लिखी थी, वो सारी जगह जो है यूनिफॉर्म नहीं थी, सारी जगह एक जैसा लागू नहीं किया गया था। या मे बी पॉसिबल दैट बिकॉज प्रभावती वॉज ए क्वीन सो शी वॉज फ्री टू ग्रांट, इट मे बी एन ऑप्शनल। ये भी हो सकता है कि चूंकि वो रानी थी तो एक अपवाद के रूप में वो दान दी थी, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता था, मे बी ये भी हो सकता है। लेकिन ये बात तो तय है कि जब उन्होंने दान दिया, जब नियम है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, तो इसका मतलब प्रोविजंस ऑफ लीगल टेस्ट वेयर नॉट यूनिफॉर्म, सब जगह एक जैसे लागू नहीं किए गए थे। चलिए नेक्स्ट बेटा, वाई वॉज अ लैंड ग्रांटेड? राजा लोग जमीन क्यों देते थे बेटा, जमीन वो लोग क्यों देते थे? देयर वर टू थिंग्स।
मेनली। फर्स्ट वन वाज टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। पहली बात तो ये थी कि एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वो दान देते थे। ठीक है ना बेटा। और फ्रॉम द रिटन टेक्स्ट वी केम टू नो दैट, ये आपने फिगर बनाया ना यहाँ पे, एक छोटा सा एक बड़ा सा, इसका मतलब बेटा कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड्स वाज नॉट कॉमन इन द पब्लिक। एक जैसी नहीं दी जाती थी। सम पीपल वेयर गिवन स्मॉल फील्ड्स वाइल अदर्स वेयर गिवन द लार्ज फील्ड्स। कुछ लोगों को छोटी ज़मीन दी जाती थी, कुछ लोगों को बड़ी ज़मीन दी जाती थी। दीज वेर द डिफरेंसेस, ठीक ना, एमंग द रूरल पॉपुलेशन। जो ग्रामीण लोगों को ज़मीन दी जाती थी उसमें जो है बहुत अंतर था। इवन फ्रॉम द ब्राह्मणर्स एंड पीजेंट्स, जो ब्राह्मणों को ज़मीन दी जाती थी और जो किसानों को ज़मीन दी जाती थी, इसमें भी अंतर था। क्या अंतर था भाई? ब्राह्मणर्स वॉज राइट टू डोनेट, इनको तो अधिकार जैसे मिला हुआ था कि वो लोग जो दान ले सकते हैं। एंड दे वर आल्सो फ्री टू डिपोजिट एनी टाइप ऑफ टैक्सेस। उनको जो किसी तरह का टैक्स जमा करने की भी छूट, न जमा करने की भी छूट थी। तो बताइए, ये बात है। कुछ किसानों को कम छोटा खेत दिया जाता था, कुछ को बड़ा दिया जाता था। विशेषकर जो ब्राह्मण थे उन्हें बड़ा खेत भी दिया जाता था, उन्हें जो कोई कर भी नहीं देना होता था। और दूसरी बात क्या थी, किसानों के साथ बुरी बात क्या थी? दोज पीजेंट्स हु कल्टिवेटेड, दे डिपोजिटेड ऑल द प्रोडक्शन टू देयर न्यू लॉर्ड्स। वो जितना भी प्रोडक्शन होता था अपने न्यू लॉर्ड को वो दे देते थे। अब वो क्या उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन देम। ये उनके ऊपर निर्भर था। मतलब द पीजेंट्स हैड टू लेड अ माइजरी लाइफ। जो किसान थे उनको बहुत जो है कष्टदायी जीवन बिताना पड़ता था। तो पहली बात तो यही, हम पॉइंट ये पढ़ रहे थे, वाई वॉज द लैंड ग्रांटेड, जमीन क्यों दी जाती थी? देयर वेर टू रीजन्स ऑफ इट। फर्स्ट वॉज टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एंड व्हाट वाज द सेकंड? आइए लेट अस नो। सेकंड वॉज किंग्स वीकनिंग पावर, यानी राजाओं की जो शक्ति थी वो वीकेंड होने लगी थी, कमजोर होने लगी थी। तो दो समानताज, before it you studied about the samantas who supported the who supported the military activities and also contributed to their lords, but sometimes some samantas became the king। लेकिन कभी कभी जो सामंत होते थे अपने आप को राजा बना लेते थे। ये बात आप जो है पिछले वाले में पढ़ चुके हैं। तो वो सामंताज जो है पावरफुल बन गए थे, तो उनसे उनसे छुटकारा पाने के लिए, उनको प्रेस करने के लिए, सप्रेस करने के लिए राजाओं ने जो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जमीन दान देना शुरू किया। किस लिए? टू विन एलाइज। उन्होंने सोचा कि हम एलाइज बना लेंगे। किसको? टू ब्राह्मणर्स, बिकॉज ब्राह्मण्स वेयर कंसिडर्ड मोस्ट पावरफुल पर्सन्स इन द सोसाइटीज एट दैट पीरियड। उस समय ब्राह्मणों को जो है समाज का बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता था। तो ये राजा लोग सोचते थे कि हम इनको जमीन दान देंगे, ये हमारा साथ रहेंगे, तो इन दिस वे वी कैन कंट्रोल ओवर द सामंतास। हम सामंतों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। एंड बिसाइडेड सम किंग्स आल्सो ट्राई टू शो देमसेल्व्स एज ए सुपरमैन। कुछ राजा जो थे अपने आप को सुपरमैन भी शो करना चाहते थे। इस वजह से भी दे यूज टू ग्रांट द लैंड्स टू ब्राह्मणर्स एंड पीजेंट्स। ये दो कारण थे बेटा। कौन कौन से कारण थे? फर्स्ट वॉज टू इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एंड सेकेंड वॉज टू इंक्रीज दियर पावर स्ट्रेंथ एंड टू शो देमसेल्व्स एज ए सुपरमैन। ठीक है बेटा। तो these things shows the relation between the kings and their rural societies, but there was also a lackness. What was the lackness? एक कमी थी। क्या कमी थी? There was no relation of the king with the pastoralists, यानी चरवाहों के साथ उनका कोई बहुत सीधा संबंध नहीं था। फिशर फॉल्क, जो मछुआरे होते थे, उनसे इनका कोई सीधा वो नहीं था, इनकी रिलेशन सीधे नहीं थे। मतलब
सीधे उनसे नहीं मिल पाते थे, कोई कंट्रोल नहीं था। हंटर गैदर्स, इनके साथ उनका कुछ नहीं था। मोबाइल और सेमी सेडेंटरी, यानी कि जो चलने वाले थे या रुक रुक करके कहीं पर कुछ काम करने वाले लोग होते थे, उनके साथ। आर्टिसंस एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स का मतलब जो एक जगह खेती करने के बाद छोड़ के दूसरी तरफ चले जाएं, उनके साथ जो है उनका सीधा कोई रिलेशन नहीं था, उनके पर कंट्रोल नहीं था। ठीक है बेटा। किनके साथ नहीं था इनका संबंध? पेस्टोलिट्स, चरवाहों के साथ। फिशर फॉल्क, मछुआरों के साथ। हंटर गैदरर्स, यानी कि संग्राहक शिकारी। ठीक ना, हंटर गैदरर्स जो संग्राहक शिकारी थे, हंटर गैदरर्स जो संग्राहक शिकारी थे उनके साथ। मोबाइल और सेमी सीडेंटरी, जगह जगह घूमने वाले लोग, और आर्टिसन शिल्पकार लोग। एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, जगह जगह घूम करके खेती करने वाले लोग। इनके साथ यानी इनके ऊपर देयर वाज नो कंट्रोल ऑफ द किंग्स डायरेक्टली ओवर दीज पीपल। ठीक ना, ये एक कमी थी। तो बेटा नाउ योर फिफ्थ पॉइंट इज फिनिश्ड एंड वी शैल स्टडी अबाउट द सिक्स पॉइंट। तो बेटा 6 पॉइंट वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उसे आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट डे में से सेंड करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।